वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काड़े, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज की डेट है 11 ऑफ मई 2020, 11 मई 2020। आज हमारे फाउंडेशन का पहला लेक्चर है। जैसे कि हमने कहा था कि फाउंडेशन स्टार्ट होने वाला है 11 मई से लेके 30 मई तक। तो इस बीच हम फिजिक्स के जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद साथ ही साथ यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट एंड एरर, ये पूरा टॉपिक जो 11 का टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक हम इसी के अंदर पूरा कवर करने वाले हैं विथ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने वाले हैं जो हमें पूरे फिजिक्स के अंदर यूज़ करना है। उसके बाद डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, डेरिवेटिव के 2 रूल है, एक्चुअली 3 रूल है, लेकिन हमें फिजिक्स के लिए सिर्फ 2 ही रूल चाहिए। उसके बाद हम डेरिवेटिव के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं और इंटीग्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो हमारा ये सारा पूरा कंटेंट्स रहने वाला है फाउंडेशन के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे लेक्चर्स स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं फिजिक्स फाउंडेशन। फिजिक्स फाउंडेशन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स। और इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स के अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है फिजिक्स की, कि व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। हमें 2 साल फिजिक्स की तैयारी करनी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी सिर्फ 1 ही साल फिजिक्स की तैयारी करनी है। तो व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, तो फिजिक्स के डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस। व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है which डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, अंडरलाइन टू द वर्ड नेचर। ठीक है, जिन स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है उन्होंने व्हाट्सअप करना है। फिजिक्स रैंकर का व्हाट्सअप नंबर है 8888563306। इस नंबर पे आपका नाम और आपका एजुकेशन, मतलब अगर आप 10th पास है तो 10th, अगर 11 to 12th मूविंग है तो वो मेंशन करना है, या फिर आप रिपीट करना चाहते हो तो वो मेंशन करना है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर सारे नोट्स के पीडीएफ आपको सेंड किए जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे। ये असाइनमेंट भी आपको आपके व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड हो जाएंगे। तो आपको पहले आपका व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर करना है। नंबर में वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, 8888563306। और नोट्स के लिए रिक्वेस्ट डालनी है आप सभी को। नाउ डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स। व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है which डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड एनर्जी। मतलब इस फिजिक्स के अंदर 3 सबसे मेन पॉइंट्स आने वाले हैं। वो है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल किस टाइप का है, मटेरियल किस टाइप का है, इन द सेंस मटेरियल की जो स्टेट है, मटेरियल के टोटल कितने स्टेट है। एक्चुअल अगर मटेरियल को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके 2 टाइप आते हैं। पहला टाइप है सॉलिड और दूसरा टाइप है फ्लूइड। एंड फ्लूइड इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। अगर हम फ्लूइड को वापस क्लासिफाई करते हैं तो इसके 2 टाइप आते हैं, एक है लिक्विड और दूसरा है गैसेस। तो अभी हम डायरेक्टली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, इन सभी की हम स्टडी करने वाले हैं। उसे हमने कहा है कि नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब पहला जो सेक्शन है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स के अंदर सॉलिड है, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। इसके अंदर इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है और पूरा थर्मल का सेक्शन है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, थर्मल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी प्रॉपर्टी भी हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। एंड लास्ट वन इज अ एनर्जी। एनर्जी की भी स्टडी हम फिजिक्स के अंदर करने वाले हैं, जैसे कि हीट एनर्जी है थर्मल सेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल सेक्शन के अंदर, उसके बाद मैकेनिक्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है या फिर टोटल एनर्जी है। तो ये सारे एनर्जी के पॉइंट्स भी हमें फिजिक्स के अंदर स्टडी करनी है। तो व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स, फिजिक्स इज द branch of science which deals with the study of nature and properties of the matter and energy। अभी इन 3 वर्ड्स का हम मीनिंग देखते हैं। पहला जो वर्ड्स आया है यहाँ पे वो है नेचर, दूसरा जो है वो है प्रॉपर्टीज और तीसरा जो है वो है एनर्जीज। तो हम तीनों का
थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर, पहला मटेरियल का नेचर है सॉलिड का, ठीक है। अगर मटेरियल को अगर स्टेट वाइज अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो पहला है सॉलिड। व्हाट इज मीन बाय सॉलिड? द इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्स, द इंटरमोलिकुलर cohesive force or the intermolecular force of attraction is very large and compact in nature. This type of material is nothing but the solid. उस टाइप के मटेरियल को हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज मीन बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इंटरमोलिकुलर, इंटर का मतलब है दोनों के बीच में, अंदर का, ठीक है। इंटर का मतलब है अंदर का। इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लार्ज इन केस ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और उसका नेचर कैसे होता है? तो कॉम्पैक्ट इन नेचर। नाउ द कॉम्पैक्ट इन नेचर, दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट द सॉलिड। यहाँ पे जो ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे बॉल्स आपको दिख रहे हैं, ये बॉल्स इज नथिंग बट द मॉलिक्यूल्स है। और ये जो दूसरा डिफरेंट कलर आपको दिख रहा है, थोड़ा फेंट रेडिश कलर है, दिस फेंट रेडिश कलर ये जो दिख रहा है इसे हम कह सकते हैं कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये कौन है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं सरफेस टेंशन के अंदर, क्योंकि सरफेस टेंशन के अंदर इस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों की कंसेप्ट बहुत अच्छे से दी है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। अगर सेम सब्सटेंस में है तो उसे कोहेसिव कहते हैं और अगर डिफरेंट सब्सटेंस में है तो उसे अडेसिव कहते हैं। मतलब सेम सब्सटेंस में है तो उसे कोहेसिव और अगर डिफरेंट में है, ठीक है, तो उसे अडेसिव कहते हैं। तो ये पॉइंट्स भी डिटेल में आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ जनरल डेफिनेशन देखी है कि व्हाट इज मीन बाय सॉलिड। दूसरी जो स्टेट है वो सेकंड स्टेट है लिक्विड की। लिक्विड के अंदर यहाँ पर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इसके अंदर यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल दिख रहे, लेकिन इन डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, ये होल्डिंग कैपेसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के अंदर कम होती है। इसीलिए तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? फ्लो हो जाते हैं। और तीसरा जो हमारा टाइप है वो थर्ड टाइप है गैसेस का। गैसेस के अंदर तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस, इसीलिए तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। नाउ मैंने जैसे कहा कि मटेरियल को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दो कैटेगरी में, पहली है सॉलिड और दूसरी है फ्लूइड। सॉलिड की हमने डेफिनेशन देख ली। लिक्विड और गैसेस दोनों को कंबाइन में हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड और गैसेस को हम कंबाइन में फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड की डेफिनेशन आपको नोट करनी है। फ्लूइड की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। द सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, द सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी टेंडेंसी है, क्या है टेंडेंसी? फ्लो होने की। जैसे कि हवा क्या होती है? फ्लो होती है। लिक्विड क्या होता है? फ्लो होता है। लिक्विड के अगर टाइप देखेंगे तो उसके अंदर और भी टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, उसके डेंसिटी के हिसाब से उसके अंदर और भी टाइप होते हैं, लेकिन हर एक लिक्विड क्या होता है? फ्लो होता है। हाँ, उसकी फ्लो होने की जो स्पीड है, स्पीड में भी डिफरेंट, लेकिन क्या हो जाएगा? वो फ्लो हो जाएगा। तो फ्लूइड की डेफिनेशन है द सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो। जिस सब्सटेंस की टेंडेंसी है फ्लो होने की उसे हम फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, वन इज अ लिक्विड एंड अनदर इज अ गैसेस। तो लिक्विड की डेफिनेशन, गैसेस की डेफिनेशन और फ्लूइड की डेफिनेशन, तीनों की डेफिनेशन सेम ही आ जाएगी, क्योंकि लिक्विड भी फ्लो होता है, गैसेस भी फ्लो होता है और दोनों को कंबाइन में फ्लो से उसे फ्लूइड कहा गया है। तो इन तीनों का जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड के अंदर उससे थोड़ा सा कम है और गैसेस के अंदर सबसे कम है। मतलब अगर हम ऑर्डर लगा दें तो लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू लिक्विड एंड लिक्विड के अंदर मैक्सिमम एज कंपेयर टू गैसेस है।
उसके बाद सेकंड जो वर्ड यहाँ पर आया था वो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो अभी हम प्रॉपर्टीज एक बार चेक कर लेते हैं कि फिजिक्स के अंदर वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कुछ थोड़े से प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। पहली प्रॉपर्टी है थर्मल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ थर्मल प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीन बाय थर्मल? थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। आपको नोट करते चलना है नोट्स के ऊपर, और नोट्स के ऊपर बिंदास लिखते चलिए, क्योंकि वही नोट्स आपके पास कंटिन्यू लास्ट एंड तक रहनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं कि रजिस्टर के ऊपर नोट्स निकालते हैं, गलती से भी रजिस्टर के ऊपर कभी नोट्स नहीं निकालने हैं, क्योंकि आप जोश में आते हो, बड़ा सा रजिस्टर लाते हो, न्यू रजिस्टर लाते हो, पेन लाते हो और रजिस्टर के ऊपर नोट्स बनाते हो। 8 दिन नोट्स बनाते हो, उसके बाद वन बाय वन डे क्या होते चलता है कि आप कहते हैं कि नहीं आज नहीं कल निकालूंगा, कल नहीं परसों निकालूंगा। बाद में वो रजिस्टर कहाँ गुम हो जाता है वो आपको भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी आपके कीज है, जो भी डाउट्स है, जो भी आपको लिखना है, जो भी लिखना है मतलब बाहर का नहीं लिखना है, कुछ किसी का नाम नहीं लिखना है, किसी को लेटर नहीं लिखना है, तो आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग जो भी सारे पॉइंट्स आपको लिखने, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उन नोट्स के पीछे मैं हमेशा एक पेज ब्लैंक छोड़ता हूं। लेकिन अभी हम हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं लॉकडाउन की वजह से, तो सॉफ्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपको एक काम करना है कि जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा वैसे आपको उसकी प्रिंट निकाल कर लाना है और उस नोट्स के ऊपर आपको ये सारे पॉइंट्स लिख कर लेने हैं। पहला थर्मल, थर्मल का मीनिंग है टेम्परेचर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर नाउ फर्स्ट वन इज अ बॉइलिंग पॉइंट। पहली डेफिनेशन किसकी है? बॉइलिंग पॉइंट। किसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे? द पॉइंट एट विच अ बबल फॉर्मेशन इज स्टार्ट। बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ बबल फॉर्मेशन इज स्टार्ट और लिक्विड इज बॉइल इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। और बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहेंगे? द पॉइंट एट विच अ बबल फॉर्मेशन इज स्टार्ट। जैसे कि हम नहीं क्या, अगर किसी कंटेनर के अंदर मान लो कि अगर आप लिक्विड डालिए, अच्छा इमेजिन तो होता नहीं है ना, तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखो कि आप नीचे से कंटिन्यू हीट क्या कर रहे हो? सप्लाई कर रहे हो, और जैसे ही लिक्विड के अंदर बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, दिस बबल फॉर्मेशन इज नथिंग बट द कौन? बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है मेल्टिंग पॉइंट की। आइसक्रीम नजर आ रही है, वैसे भी धूप का टाइम है, आइसक्रीम नजर आ रही है, क्या हो रही है? आइसक्रीम मेल्ट हो रही। क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। हम नहीं क्या शॉप पर जाते हैं, आइसक्रीम लेकर आते हैं, अगर आइसक्रीम को अगर 10 मिनट तक ना रखे, मतलब ना खाए और सिर्फ हाथ में पकड़ कर रखे, तो सिर्फ हाथ में काड़ी बच जाएगी अगर गुल्फी होंगी तो, और अगर दूसरा कुछ होगा तो उसका भी पूरा क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट? द पॉइंट एट विच अ solid is converted into liquid और solid is melt। solid is melt, solid melt हो रहा है या फिर solid का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? लिक्विड के अंदर हो रहा है। उस पॉइंट को हम कहने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट कहने वाले हैं। ये जो डेफिनेशंस आने वाले हैं, ये सारे डेफिनेशंस हम डिटेल में आगे सिलेबस के अंदर पढ़ने ही वाले हैं। हमारा फाउंडेशन है और ये टॉपिक हमारा जो है ये फर्स्ट इंट्रोडक्शनरी लेक्चर्स है, पहला वाला। उसके बाद सेकंड जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहली डेफिनेशन है इलास्टिसिटी। एक्चुअली इलास्टिसिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है 12th के अंदर। What is mean by elasticity? Elasticity is a property of a material by virtue of which a body can deform whenever any external forces act or deforming forces act, and body can regain its original shape and size or deformation after the removal of deforming force. This property is nothing but the elasticity। मतलब इलास्टिसिटी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट कर देते हैं तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। डिफॉर्मेशन का मतलब है कि बॉडी की साइज चेंज हो जाएगी, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अगर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हैं तो बॉडी 100% ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आती है। उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि ये जो आपको बंदा तो दिख नहीं रहा है, वो तो गायब है, लेकिन उसके 2 हाथ तो दिख रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि रबर को स्ट्रेच कर रहा है, छोड़ दे रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, छोड़ दे रहा है। जब फोर्स एक्ट कर रहा है
तो इसकी डायमेंशंस चेंज हो रही, इसकी डायमेंशंस चेंज हो रही, और जैसे ही फोर्स रिलीज कर दे रहा है तो बॉडी क्या हो रही है 100% अगेन वापस आ रही है ओरिजिनल शेप एंड साइज में। दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द इलास्टिसिटी, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। दूसरी है प्लास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी के एग्जैक्ट अपोजिट में है प्लास्टिसिटी। इसका मतलब कि प्लास्टिसिटी के अंदर अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट करते हैं तो बॉडी के डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, और अगर बॉडी के डायमेंशन चेंज होने के बाद अगर हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव भी कर लेते हैं तो भी बॉडी 100% ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आती है। दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट द प्लास्टिसिटी। जैसे कि यहां पर हमने एक डायग्राम दी है आपको, इसे हम बेंड कर रहे हैं, इसे हम क्या करें बेंड करें। बेंड करने की वजह से यहां तक बॉडी का डायमेंशंस क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है, और ये डायमेंशंस परमानेंटली अगर चेंज हो रहा है, डायमेंशंस कैसे चेंज हो रहा है परमानेंटली अगर चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हमने निकाल भी लिया तो भी बॉडी वापस नहीं आ रही है, उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मड है, क्ले है, मड क्ले चिखल, अगर उसके अंदर अगर हाथ प्रेस कर देते हैं या फिर पूरी बॉडी प्रेस कर देते हैं तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। जैसे हम उसके ऊपर से उड़ जाएंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव कर लेंगे तो वो वापस आता है ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता है, एज इट इज रह जाता है। दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट द कौन प्लास्टिसिटी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एक है इलास्टिसिटी, दूसरी है प्लास्टिसिटी। वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और भी है, जैसे कि स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है, ब्रिटलनेस है, फटीग है, उसके बाद क्रिफ्ट है, स्टीपनेस है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर आती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम ही है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसे है जो मैकेनिकल के अंदर भी जाती है और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर भी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज नियर अबाउट कैसे है सेम ही आते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहला एग्जांपल है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू सस्टेन अ सर्टेन लोड विदाउट फेलर। क्या कहा मैंने? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सस्टेन अ पर्टिकुलर लोड विदाउट फेलर। जब तक मटेरियल फेल नहीं हो जाता तब तक वो जितना भी वेट बियर कर लेगा, संभाल लेगा, उस एबिलिटी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप कभी जिम में गए होंगे तो जिम का पहला दिन आप याद करो कि फर्स्ट दिन ही जैसे ही जाते हो आप इधर उधर देखते हो कि ये 10 किलो का उठा रहा है, ये 20 किलो का उठा रहा है, हम जाते हैं जोश में और 20 किलो से ज्यादा या फिर 25 किलो उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे ये 25 किलो का वेट लिफ्ट ही नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ 25 केजी तक है क्या? नहीं। जितना लोड आप उठा सकते हो, जितना लोड आप सस्टेन कर सकते हो, जितना आप संभाल सकते हो, दिस एबिलिटी इज नथिंग बट द कौन है स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद दूसरी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है वायर फॉर्मेशन। एक्चुअली डक्टिलिटी का मतलब दूसरा भी है कि व्हेनेवर एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट ऑन बॉडी, the firstly body get deform and after that it will break। इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स हम एक्ट कर देते हैं, बॉडी के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर देते हैं तो बॉडी का सबसे पहले डिफॉर्मेशन होगा और उसके बाद बॉडी ब्रेक हो जाएगी। कुछ बॉडी ऐसे भी है, कुछ मटेरियल ऐसे भी है, अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट कर देते हैं तो मटेरियल विदाउट डिफॉर्मेशन, मतलब उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा, उसे हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। यह भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। डक्टाइल का मतलब है कि पहले उसका डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब है बॉडी के शेप एंड साइज चेंज हो जाएंगे और उसके बाद बॉडी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। जैसे कि स्टील वायर है, स्टील वायर को अगर आप स्ट्रेच कर लोगे तो पहला इलोंगेट होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, उसके बाद वो टूट जाएगा, उसे हम डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। लेकिन अगर हम ग्लास लेते हैं, तो ग्लास को अगर हम बेंड करना चाहे या स्ट्रेच करना चाहे तो वो तो ना बेंड होगा ना ही स्ट्रेच होगा, वो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा। उस मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है।
उसके बाद स्टडी ऑफ द फिजिक्स, इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज और भी पॉइंट है, लेकिन हमारा ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है। लेक्चर नंबर 2 से हमारा पूरा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लेक्चर नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पूरे फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना कितना वेटेज है, ये सारी चीजें मैं जैसे जैसे आपको लेक्चर लेते चलूंगा वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूंगा पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद स्टडी ऑफ फिजिक्स इंक्लूड्स, फिजिक्स के अंदर क्या है, तो फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो टॉपिक है ये सबसे पहला वाला टॉपिक है कि मेजरमेंट, यूनिट, डायमेंशन, एक और कॉमा देके हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, वो है एरर का। ठीक है, एक्चुअली लिखते समय हम या टॉपिक के अंदर एक्चुअली बुक के अंदर ऐसे दिया है यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट एंड एरर दिया है, लेकिन विदाउट मेजरमेंट हम यूनिट नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने इसे अरेंज कर दिया है। पहले मेजरमेंट आएगा, मेजरमेंट के बाद ही उसका यूनिट आएगा और यूनिट के बाद डायमेंशंस आएगा। अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो एरर भी आ जाएगी। ये टॉपिक हम डिटेल में देखने वाले हैं फाउंडेशन के अंदर, नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट और जेईई के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इसी फाउंडेशन के अंदर लेने वाले भी है। उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है हमारा, वो सेकंड सेक्शन आ जाएगा हीट का। हीट का मतलब थर्मल का सेक्शन है। इसके अंदर टोटल 4 टॉपिक आते हैं। ये हीट की हमने डायग्राम दी है, ये डायग्राम बराबर मैच करती है, क्योंकि अभी धूप का टाइम इतना ज्यादा है, लेकिन हम उस धूप को एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं, बाहर भी नहीं जा सकते। बाहर जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। कहते हैं ना, जिंदगी में आदमी ने हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो आपका गेम हो गया। आपकी रिपोर्ट निगेटिव आनी मस्ट है आज की कंडीशन में। तो यहां पर ये ऊपर सन दिखाया है जो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इस बिचारी के ऊपर, मतलब जितना इसने मेकअप किया था ये सारा मेकअप इसका नीचे आ रहा है टोटल। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारी धूप के टाइम में। तो एक सेकंड सेक्शन जो है हमारा वो है हीट का सेक्शन। उसके बाद थर्ड जो सेक्शन है वो है लाइट का सेक्शन। ठीक है, ये हमने लाइट की दिखाया है कि लाइट कैसे मुस्कुरा रहा है। ठीक है, यहां पर सेकंड जो है वो लाइट सेक्शन है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है कंटेंट्स, ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ फिजिक्स इंक्लूड, उसके अंदर तीसरा पॉइंट जो है वो है मैकेनिक्स का। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट सेक्शन है। ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे डिफिकल्ट है। इसे नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन की जरूरत पड़ती है, इसे नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन की जरूरत पड़ती है। इसे मैंने डिफिकल्ट इसीलिए कहा क्योंकि इस मैकेनिक्स सेक्शन के अंदर अगर क्वेश्चन एज इट इज रखे, अगर हम ऑप्शन चेंज कर देना तो भी कैलकुलेशन चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन चेंज हो जाता है इसका। मतलब इस सेक्शन के अंदर टोटल 8 से 9 टॉपिक आते हैं, और इस सेक्शन के अंदर अगर क्वेश्चन का सिंगल वर्ड भी अगर चेंज हो जाए ना तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है। जब हम ऑनलाइन कोर्स शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स से ही। हम डिफिकल्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, इजी से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम डिफिकल्ट से स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि डिफिकल्ट से इसलिए स्टार्ट करना है कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन के लिए आपके पास टाइम होगा, इसलिए हम मैकेनिक्स से स्टार्ट कर लेंगे जब हम सिलेबस चालू कर देंगे। उसके बाद है रेडिएशन। रेडिएशन का भी सेक्शन है यहाँ पे इसके अंदर, लेकिन रेडिएशन का इतना ज्यादा पॉइंट नहीं, मतलब इतना बड़ा पॉइंट नहीं इसके अंदर, जस्ट ट्रांसमिशन ऑफ हीट के अंदर रेडिएशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है साउंड का। ये सेक्शन भी सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा है। एक्चुअली साउंड एंड वेव ऑप्टिक्स ऐसे कंबाइन में कुछ बुक के अंदर नाम दिए हैं। अगर आप बुक्स अगर खोलकर देखोगे तो बुक्स के अंदर हर एक ने अपने हिसाब से सेक्शन बनाए हैं, अपने हिसाब से नाम दिए हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से सीक्वेंस लगाया है कि फर्स्ट टॉपिक, और अगर हम सेकंड टॉपिक अगर ले रहे तो सेकंड टॉपिक पिछले वाले टॉपिक के ऊपर डिपेंडेबल रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स के अंदर इसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमने कुछ डायग्राम्स दिखाई है। इससे बेटर एनिमेशन जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक चालू करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा इलेक्ट्रॉन मूव कैसे हो रहे, हर एक चीज मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, विजुअलाइज कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है मैग्नेटिज्म का। ये भी सेक्शन काफी बड़ा है, मैग्नेटिज्म। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो नेक्स्ट सेक्शन है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इसे हम, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर 2-3 टॉपिक्स आते हैं, लेकिन हर एक बुक के अंदर नाम इसके
अलग अलग दे चुके हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कौन है, एटम्स है। तो इतना सारा स्टडी हमें फिजिक्स के अंदर करना है, मतलब ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। ये आपको लग रहा है कि सिर्फ 9 ही टॉपिक है, लेकिन 9 टॉपिक नहीं, ये सेक्शन है। और हर एक सेक्शन के अंदर, कुछ सेक्शन के अंदर 6 टॉपिक है, कहां पर 4 टॉपिक है, कहां पर 5 टॉपिक है, कहीं पर मैकेनिक्स के अंदर तो 8 टॉपिक है। तो अब हमें फिजिक्स के अंदर टोटल, मतलब मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है, मैंने जो सीक्वेंस दिया है, उस सीक्वेंस के हिसाब से हमें टोटल 30 टॉपिक स्टडी करने हैं नीट और जेई के लिए। 30 टॉपिक्स आते हैं पूरे के पूरे। उसके बाद लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वैसे तो और भी साइंटिस्ट लोगों ने दिया है, नो डाउट, लेकिन फिजिक्स के अंदर जो हम स्टडी करने वाले हैं, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने कुछ साइंटिस्ट लिए हैं कि जिनका कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये टॉपिक है, पूरा टॉपिक ही बहुत बड़ा टॉपिक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बहुत सारा, बहुत काफी लेंथी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है यहाँ पर। उसके बाद है होमी जे बाबा है, इनके भी कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं। उसके बाद है गैलीलियो गैलीली, इनका भी कंट्रीब्यूशन है। इसके ऊपर नीट, मतलब इनके नाम के ऊपर एक नीट के अंदर क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है। नाउ उसके बाद है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, शायद आपने 10th में ये स्टडी की होगी। उसके बाद ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, मतलब एनर्जी का इक्वेशन और एनर्जी से रिलेटेड इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद है थॉमस एडिसन, मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन है वो इनके बेसिस पे डिपेंड करने वाला है। नाउ उसके बाद है कि एनिमेशन ऑफ द सैटेलाइट, मतलब एक और टॉपिक हमें है जिससे का नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के अंदर 2 टाइप के सैटेलाइट आने वाले हैं। पहला जो सैटेलाइट होता है, ये फर्स्ट वाला सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये सिग्नल इन हो रहे और ये सिग्नल आउट हो रहे, जैसे कि हम मोबाइल सेलफोन यूज करते हैं, टीवी चैनल्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसके लिए जो सैटेलाइट्स हम जो ऊपर मतलब अर्थ के ऑर्बिट में हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस टाइप के सैटेलाइट को हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। दूसरा एक सैटेलाइट होता है जिसे हम स्पेस में यूज करते हैं रिसर्च के तौर पर, तो ये स्पेस के अंदर रिसर्च के तौर पर यूज होने वाला सैटेलाइट है। ये एक्चुअली जनरल यूज के लिए होता नहीं है, जो साइंटिस्ट लोगों का जो रिसर्च स्टेशन होता है, ये उसी को सिर्फ क्या करता है, रिपोर्ट करता है, या फिर वही लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशन के अंदर हमें सैटेलाइट का थोड़ी सी कंसेप्ट है, सैटेलाइट लॉन्चिंग का पॉइंट है हमें यहाँ पे। उसके बाद सैटेलाइट की वेलोसिटी है। उसके बाद अर्थ के ऑर्बिट की भी हमें स्टडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की हमें स्टडी है। तो ये सारी चीजें फिजिक्स के अंदर आने वाली है। उसके बाद अगर हम मेन टॉपिक अगर शुरू करते हैं, पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि यूनिट डायमेंशन कौन यूज करने वाले हैं, यूनिट डायमेंशन एरर, ठीक है, यूनिट डायमेंशन एंड हम एरर स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले का जो पॉइंट है वो पॉइंट है मेजरमेंट का। मैंने मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्व किया है, किसी भी स्टूडेंट को मेजरमेंट की डेफिनेशन पता ही नहीं होती है। मेजरमेंट का मतलब मेजरमेंट, बस यही समझ लेते हैं मेजरमेंट। उसे अगर हम पूछते हैं कि मेजरमेंट क्या है, तो वो कहता है कि हम मेजर करते हैं, उसे मेजरमेंट कहते हैं। एक्चुअली मेजरमेंट एंड क्वांटिटी आर म्यूचुअली डिफाइंड। क्वांटिटी जो होती है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, वो क्वांटिटी एंड मेजरमेंट दोनों को हम म्यूचुअली डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मेजरमेंट इज अ डिटर्मिनेशन और एस्टिमेशन रेशियो, अंडरलाइन टू द वर्ड कौन, रेशियो। अगर आप शॉप के अंदर अगर जाते हो, तो शॉप के अंदर मतलब पहले जो पुराने वाले जो इंस्ट्रूमेंट थे शॉप के अंदर मेजरमेंट के, वो एक साइड के मेजरिंग डिवाइस रखते थे, मतलब जिसे हम माप के थे 1 kg 2 kg 3 kg का वो रखते थे। और जो क्वांटिटी हमें चाहिए, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें चाहिए, जैसे कि शुगर चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, राइस वगैरह चाहिए, तो वो दूसरी तरफ रखते थे। और दोनों का रेशियो जैसे ही इक्वल होता था, दोनों का रेशियो जैसे ही इक्वल होता था, तो वैसे वो उठा के आपके हाथ में रख देता था। मतलब यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो निकाल रहे, दोनों का रेशियो इक्वल है, तो उस प्रोसेस को हम मेजरमेंट कह रहे, उस प्रोसेस को हम मेजरमेंट करें। तो ये मेजरमेंट की डेफिनेशन, मतलब नीट के अंदर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट किसे कहते हैं या मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज का यहां पर हम डिटर्मिनेशन करते हैं या फिर एस्टिमेशन रेशियो निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहते हैं। नाउ उसके बाद फिजिक्स के अंदर कुछ मेजरिंग डिवाइसेस आने वाले हैं, जैसे कि जो पहला ही टॉपिक है
उस फर्स्ट टॉपिक के अंदर यहाँ पर स्क्रू गेज आने वाला है, यहाँ पर ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्नियर कैलिपर जो है ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्मोमीटर है, ये तो टॉपिक ही है। थर्मोमीटर थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन एंड कैलोरीमेट्री, इस नाम से एक पूरा टॉपिक ही है। उसके बाद यहाँ पर मेजरिंग कप है। एक्चुअली ये दोनों जो है ये दोनों के दोनों केमिस्ट्री के अंदर आने वाले हैं और ये एमीटर यूज होने वाला है कहाँ पर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज होने वाला है एमीटर। ये थे मेजरिंग डिवाइसेस। उसके बाद जो फर्स्ट डेफिनेशन जो आने वाली है या फिर हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक अभी हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टार्ट कर देंगे। हमारा लेक्चर नंबर 2 जो रहने वाला है, ये लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है यूनिट, डायमेंशन एंड एरर। ठीक है, इस टॉपिक से हम शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम डिटेल में लेने वाले हैं नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ हम जैसे जैसे थ्योरी हमारी आगे जाएंगी वैसे वैसे हम न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करते चलेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको सबसे पहले व्हाट्सअप करना है मुझे क्लास के व्हाट्सअप नंबर पे। क्लास का व्हाट्सअप नंबर है 8888563306। जैसे आप मुझे व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं आपको एक नोट्स सेंड करने वाला हूं। उस नोट्स के ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद सेकंड कॉलम में उसके यूनिट, उसके बाद उसके डायमेंशंस, और इसके बेसिस पे 100% नीट और जेई के अंदर क्वेश्चंस हमेशा रहते ही है। तो टोटल 50 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनके डायमेंशन सेम है, जिनके यूनिट सेम है। तो हमने जो नोट्स बनाई है, ये जो नोट्स है 50 फिजिकल क्वांटिटी की, ये 50 फिजिकल क्वांटिटी की नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूं। तो वेट फॉर लेक्चर नंबर 2।